हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस सेट लगा रहे हैं हम लोग, उसमें आज एक नए सेट लेके आए हैं। और यह सेट है बिहार पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ था 21/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन जो है आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रीवियस सेट जो है कैसा लगता है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 21/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको। तो उस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और नंबर 1 में दिया हुआ है कि नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी, 2 में है टाइटल, 3 में है डेट एंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी नोटिस का सर्वाधिक प्रचलित तरीका उपयुक्त दिया हुआ क्रम ही है, अतः विकल्प सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कि विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव में दिया हुआ है और इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ पथिक। ये पथिक जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये सब के सब जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर इनकी कुछ और प्रमुख कृतियाँ की, तो रंग में भंग, भारत भारती, किसान, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विश्व वेदना, काबा और करबला प्रदक्षिणा आदि है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है अब लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो ये रचित है पदमा सचदेव के द्वारा, ठीक है। पदमा सचदेव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया? डॉक्टर कृष्ण कुमार ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NCERT। NCERT के पद पे जो है वह 2004 से लेकर 2010 ईस्वी तक जो है संस्थान में कार्य किया। डॉक्टर कृष्ण कुमार एक भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षाविद हैं जो समाजशास्त्र के साथ ही इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। वह राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 2004 से 10 तक था। और यह वर्ष 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2011 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, कबीर दास के पदों का संग्रह क्या है? कबीर दास के पदों का जो संग्रह है वो है बीजक। कबीर दास के पदों का जो संग्रह है उसे बीजक कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर वर्ष 1972 का, देखिए 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेंटेंस है कि हु डज द स्पीकर इन सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेसेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मदर। मदर जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लिखा है कि सुजाता भट्ट द्वारा रचित कविता वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल में लेखिका अपनी माँ को संबोधित करती है। किसको संबोधित करती है? अपनी माँ को संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलोज। और वो सेंटेंस दिया हुआ है कि डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वाज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, ठीक है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए एक पोएम दिया हुआ है, नेक्स्ट पोएम दिया हुआ है यहाँ पे और लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इस पोएम को पढ़ लेना है और उसके बाद जाके जो है इस पे देखिए क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन है कि द एल्बम्स लेटर्ड आवर वेडिंग इज, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ए टेस्टिमनी टू द कंटिन्यूइंग रोमांटिक रिलेशनशिप, दी गई कविता में प्रयुक्त शब्द आवर वेडिंग लेखक के रोमांटिक संबंधों के यादगार के रूप में एक एल्बम है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपर्युक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा से। यशोधरा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य यशोधरा वर्ष 1932 से उद्धृत है, याद रखिएगा। और यशोधरा खंड काव्य में राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा के मनोभावों का चित्रण है। गुप्त जी की अगर बात की जाए अन्य रचनाएं की तो जय भारत, नहुस, विष्णुप्रिया, हिडिंबा, राजा प्रजा, वक संहार, वन वैभव, शक्ति, द्वापर, सिद्धराज आदि हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। और दिया हुआ है कि ही वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? कविता की परख निबंध के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है, तो उसके जो लेखक है वो है रामचंद्र शुक्ल। कविता की परख लेखक के जो निबंध के जो लेखक है वह है रामचंद्र शुक्ल। कविता की परख निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और शुक्ल जी की अन्य रचनाएं हैं वह हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनवाद, रस मीमांसा, ठीक है, और चिंतामणि आदि है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट सेट ऑफ वर्ड्स। मधुबनी पेंटिंग मोस्ट डिपिक्ट खाली जगह एंड हिंदू रिलीजियस figures and the themes generally associated with Hindu deities, natural objects like sun, moon and religious plants like। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नेचर तुलसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य इनमें से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा अवधी भाषा में रचित महाकाव्य पद्मावत है। और जैसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्गी धारा के कवि थे। इनकी जो अन्य रचना है वह है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपुल हु नो इज अदर वेल। दिया है कि विच इज दिस रजिस्टर, तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा इसका इनफॉर्मल। क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल हो जाएगा। एक दूसरे से परिचित या जान पहचान वाले लोग जिस रजिस्टर का प्रयोग आपस में करते हैं उसे अनौपचारिक या इनफॉर्मल रजिस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। इनफॉर्मल या अनौपचारिक रजिस्टर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन है, तो वह है नामवर सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर की उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? तो यह है रिपोर्ताज। किसकी? रिपोर्ताज की जो है रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेज फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। दिया हुआ है कि बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स, तो इसका जो सही ट्रांसलेट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोए। जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, उलूंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो यह उत्पादित की जाती है ताइवान देश में। कहाँ पे? ताइवान देश में जो उत्पादित की जाती है। उलूंग चाय को मुख्यतः ताइवान एवं चीन में उत्पादित किया जाता है। यह सेमी ऑक्सीडाइज्ड चाय होती है, याद रखिएगा, जिसे इसके लाभप्रद गुणों के लिए जाना जाता है। क्या होता है? यह सेमी ऑक्सीडाइज्ड चाय होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार पर उपबाजार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल मुद्रा, जिसको कि मांग मुद्रा बाजार कहा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो वह मूल अधिकार है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करते हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359, याद रखिएगा। ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त में से जीवन की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? इनमें से सही आंसर हो जाएगा होमर। होमर जो है एक यूनानी कवि था, याद रखिएगा। होमर द्वारा रचित महाकाव्यों में इलियड और ओडिसी विश्व प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन? इलियड और ओडिसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, AUG। AUG जो है एक प्रारंभिक प्रकूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो बकरी है, बकरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। वैसे बात किया जाए अगर प्राथमिक उपभोक्ता की, तो प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं और उत्पादक वर्ग से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, सूचना का संग्रह संबंधित है किससे? तो सूचना का जो संग्रह संबंधित है वह संबंधित है चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से। चतुर्थ या फिर चतुर्थक क्रियाकलाप से जो है सूचना का संग्रह संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, मुगल काल में, खाली जगह दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था कौन? यानी यहाँ पे एक पूछा जा रहा है कि मुगल काल में कौन सा उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो वह वितरण केंद्र था लाहौर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था और भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 की, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह कथन जो सत्य है वह है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कि उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया गया था एराटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एराटोस्थनीज के द्वारा जो है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर की, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो वह विस्तृत कर सकता है संसद। कौन कर सकता है? संसद जो है उसका विस्तृत कर सकता है, याद रखिएगा। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियों को बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM की शुरुआत की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत की थी वो किस लिए की गई थी? तो ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं अगर बात कीजिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी और इसमें विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्ग के नागरिक जो है शामिल है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को। कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 की, कायांतरित चट्टानों में पत्तरन की क्रिया से अभिप्राय है क्या? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा कि कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? तो ये प्रवर्तित किया गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा जो है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम जो है प्रवर्तित किया गया, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र को एक पूर्ण इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों का जो है क्रमागत अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 226 के अनुसार नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि एक पारी तंत्र में अपघटन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। ताप हो जाएगा, मृदा की नमी हो जाएगी, उसके बाद अपरद की प्रकृति, ये तीनों के तीनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लिंडसे और मैटलैंड जो है प्रमुख बहुलवादी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दधीची। दधीची जो है विष्णु का अवतार नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है ओडिशा के कटक में। कहाँ पे अवस्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वह कटक में अवस्थित है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो ये स्थित है फिलीपींस के लॉस बानोस में, ठीक है, लॉस बानोस में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो वह न्यायाधीश है जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती को जो है जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कि धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका वर्धमान प्रतिफल। वर्धमान प्रतिफल जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। उसके बाद जो है देखिए क्या दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है और यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन इसमें दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार संबंधी प्रावधान नहीं है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद की उदय का प्रमुख कारण था? तो वह था रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? क्या कहा था? नियामत ए खुदाई कहा था। तो वह सुल्तान था बलबन, वो था बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। बलबन लौह और रक्त की नीति के लिए भी प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। लौह और रक्त की नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो बलबन प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर की अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर की निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है कौन सी? सही आंसर है इसका मेंटल। पृथ्वी की जो पेरिडोटाइट परत है वह है मेंटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा। और पेरिडोटाइट परत जो है वह मेंटल की ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक प्रमुख चट्टान है जो मुख्यतः ओलिविन एवं पायरोक्सिन आदि खनिजों से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर की निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो वह जाति थी, यूरोपीय जाति थी डच। यूरोपीय जाति कौन थी? वो डच थी। प्रमुख यूरोपीय कंपनियों में डच ईस्ट इंडीज कंपनी को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है। ज्ञातव्य है कि डच पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला जो है इसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हो गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86%। बिहार में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में 86% थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51
कि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी NNP MP इक्वल टू GNP FC माइनस मूल्यह्रास प्लस विशुद्ध परोक्ष कर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में वर्ष 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 580। कितनी थी? 580 थी 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर LMC होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? सही आंसर हो जाएगा लौ। क्या हो जाएगा? लौ। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लौ का उपयोग नहीं जानते थे। ज्ञातव्य है कि हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यद्यपि यहाँ से तांबे एवं सोने चांदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर की, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संवैधानिक संशोधन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 कि 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है वर्ष 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में 25 राष्ट्रों ने भागीदारी की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण कराया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम के द्वारा जो है तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था और यह एक चोल शासक थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, यदि देश के भुगतान शेप में एकोमोडेटिंग यानी कि निभावी पूंजी शून्य हो तो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा कि भुगतान शेष में संतुलन होगा। क्या होगा? भुगतान शेष में संतुलन होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो यह स्थगित कर दिया गया है वर्ष 2026 तक। वर्ष 2026 तक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2026 तक के लिए 84वां संविधान संशोधन के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के समान अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विलोडित हॉज बायो रिएक्टर। विलोडित हॉज बायो रिएक्टर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेक्लांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है। तो लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे पूछा है कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 ओम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कॉलम 1 में दिए गए संकुलन के प्रकार से कॉलम 2 में दी गई चीज़ों का मिलान कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 3 का डी और 4 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अभिवहन। क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है अभिवहन यानी कि एडवेक्शन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो वह होती है टी लसिकाओं की संख्या में कमी के कारण, टी लसिकानुओं की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष में जो है वह घनत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर की वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, तो वह है
कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है, तो वह संबंधित है आवेश संरक्षण के। किससे? आवेश संरक्षण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर की बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होगी कौन सी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्याएं होगी वो होगी 2, 0, 0, उसके बाद -1.2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? तो यह किया था सटन एवं बॉवेरी ने। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का जो सिद्धांत है वह प्रस्तुत किया था सटन एवं बावेरी ने, याद रखिएगा। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी के वाहक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 कि एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 kg व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? तो उसका मान हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है 79 नंबर में कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका अपसारी प्लेट सीमाएं। क्या कहा जाता है? अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर वाली कोशिकाएं जो है वह कौन सी कोशिकाएं हैं? तो वह है द्वितीयक जाइलम। कौन सी कोशिकाएं हैं? तो वह है द्वितीयक जाइलम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर की भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वान डर वाल बल के द्वारा। वान डर वाल बल के द्वारा जो है यह अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर की ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7/5। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका पीईपी। क्या हो जाएगा? पीईपी जो है इसका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर कि एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, माफ कीजिएगा 86 नंबर की एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो उनकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या हो जाएगा? तो उनके तरंग दैर्घ्यों का जो अनुपात हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1:2, 1:2 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की एंट्रोपी परिवर्तन को त्रिभुज SQREV/T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर में कि संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? सही आंसर है इसका ओजैव वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजैव वक्र कहलाता है। संचयी आवृत्ति वितरण का जो आरेख होता है वो ओजैव वक्र कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर की एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है तो धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है तो a/2 तथा 2a पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 4:1, 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻⁻19 ईयर्स 1 है तो इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना हो जाएगा? तो इसका अर्ध आयु काल जो है वह लगभग हो जाएगा 3 × 10⁸ ईयर्स। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ ईयर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। इसका हिंदी, इंग्लिश, GK GS और करेंट से लिया गया क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।